गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जो दार्शनिक चिंतक हैं, स्पेशली वेस्टर्न फिलोसोफर, उसके बारे में डिस्कस हो रहा था। तो इस वीडियो के अगले सीरीज यानी हम लोग आज थॉमस हॉब्स पर चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स जो कि अंग्रेज दार्शनिक, जिन्होंने किस प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आधार रखा, सामाजिक अनुबंधन क्यों जरूरी है, राज्य की क्या भूमिका है, एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य स्वार्थी, लालची, हत्यारा, जंगल राज की स्थिति हो, वैसे स्थिति में किस प्रकार का शासन व्यवस्था उत्तम है, शासक कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता के जो अलग अलग कंसेप्ट रहे हैं। सबसे पहले जो प्रभुसत्ता का जो आधार है वो हॉब्स के द्वारा अगर स्थापित किया गया तो क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस चित्र को देखिए, ये वास्तव में एक किताब है, जिस किताब का पहला जो फ्रंट पेज है दैट इज लेवाइथन। तो लेवाइथन थॉमस हॉब्स के द्वारा रचित एक किताब, लेवाइथन, थॉमस हॉब्स। चलिए थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करें। देखिए, थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ और 1689 तक इनकी लाइफ चली। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक जिसने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी। क्यों एक नई दिशा दी? क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक चिंतन थे, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैकियावेली तक, मैकियावेली को जनरली ट्रांजिशन फेज का मतलब राजनीतिक चिंतक माना जाता है। उसमें वैज्ञानिक अप्रोच की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अगर हॉब्स के अध्ययन किया जाए तो हॉब्स ने पूरी तरह से वैज्ञानिक चिंतन किया। राजनीतिक को किस प्रकार से उसने विज्ञान और मैथमेटिक्स से जोड़कर स्पष्ट करने की कोशिश की, उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले इस स्लाइड को देखिए। देखिए, थॉमस हॉब्स के द्वारा कुछ किताबें हैं। एकमात्र किताब अभी तत्कालिक जो नज़र में आ रहा है वो है लेवाइथन। जी हाँ, थॉमस हॉब्स के द्वारा रचित किया गया है, जिन्होंने 1651 में लेवाइथन लिखा। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य जो है वो दुष्ट होता है, लालची होता है और स्वार्थी होता है। और इस प्रकार के शासन व्यवस्था जहाँ पर मनुष्य इस प्रकार के हों, तो एक बहुत ही मजबूत ऑथोरिटेटिव जो गवर्नमेंट है, मोनार्की सिस्टम जो है, जहाँ पर कंप्लीट राजतंत्र हो, एब्सोल्यूट पावरफुल शासक होना चाहिए, तभी ऐसी शासन व्यवस्था को कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है। उनके विचार में आखिर इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों देखने को मिलती है, आखिर वो किस व्यवस्था में जी रहे थे? तो देखिए, उस समय संसद में यानी इंग्लैंड में पार्लियामेंट और एक तरह से राजा के बीच मतलब द्वंद्वात्मक युद्ध चल रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हो गया। और उस गृह युद्ध में जो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई वो हॉब्स के दिमाग को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। तो उसी का एक झलक हम लोग उसके विचारों में देखते हैं, और किस प्रकार से वो व्यवस्थित शासन व्यवस्था चाहते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। चलिए, अपने युग में राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन उन्होंने देखा, उन्हें विश्वास हो गया कि मनुष्य मानव सभ्यता की अगर रक्षा चाहिए तो इसके लिए सबसे मजबूत शासन व्यवस्था बहुत जरूरी है। हॉब्स ने अपने समकालीन जो उस समय इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हो रहा था, जो 1642 से 1649 में चला, तो इस गृह युद्ध ने उनके दिमाग को झकझोर दिया। मनुष्य के जो नेचर है, उसकी प्रवृत्ति को उन्होंने स्पष्ट ढंग से देखा। वहां पर हो क्या रहा था, जैसे कि आपको पता होगा, उस समय जेम्स प्रथम का शासनकाल था, और राजमुकुट और संसद के जो अधिकारों को और विशेषाधिकारों को लेकर लगातार डिस्प्यूट चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे। तो फाइनली जाकर जेम्स प्रथम ने यह बात नहीं मानी, तब जाके संसद को उसने भंग कर दिया। और परिणाम क्या हुआ कि सब लोगों ने सर्वसम्मति से राजतंत्र को उन सारी शक्तियों से वंचित करने का ठान लिया, जिसके कारण गैर संसदीय सरकार को संभव बनाया गया, और परिणाम एक संसदीय व्यवस्था बनाया गया। तो राजनीतिक विचार का आखिर कंसेप्ट क्या है, राजनीतिक विचार का आधार क्या है? इन दिनों इंग्लैंड में राजनीतिक जीवन में बहुत उथल पुथल मच रही थी। उन्हीं दिनों प्राकृतिक जगत के अध्ययन में नए विज्ञान का उदय भी हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि विज्ञान की नई नई जो विधि है उसका प्रयोग करके क्या सच्चे राजनीतिक दर्शन को स्थापित किया जा सकता है क्या?
तो इसी समय यूक्लिड की ज्यामिति हो या ज्यामितिक जो नेचर है उसकी शैली का इस्तेमाल करके उसी प्रकार से अगर बेहतर सिद्धांत का पता लगाया जाए, जो राजनीतिक विज्ञान के जो अनसुलझे पहलू हैं उनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, क्या यूक्लिड की ज्यामिति या ज्यामिति के जो कंसेप्ट हैं उनको राजनीतिक विज्ञान में इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में मनुष्य केवल संभव कारणों का पता लगा सकता है। जो प्राकृतिक घटना है अगर आप उसका अध्ययन कीजिएगा तो क्या होगा, केवल केवल आपको अनुमान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। परंतु अगर मानव तर्क बुद्धि का प्रयोग करे तो राज्य नाम के जिस कृत्रिम पिंड का निर्माण किया गया है वो कहाँ से बना, राज्य क्यों बना है, कहाँ से बना, किस कंसेप्ट से बना है, ये वास्तव में मानव के तर्क बुद्धि का तो परिणाम है। उस संदर्भ में निश्चित सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत जो प्रमाण दिए जाते हैं वो वास्तव में आकृतियों की परिभाषा देते हैं, और ये आकृतियों की परिभाषा किसने दिया, मनुष्यों ने तो दिया है। इसी तरह से नागरिक दर्शन के अंतर्गत हम स्वयं अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके राज्य का निर्माण तो कर सकते हैं। तो राज्य का निर्माण करने के लिए उसने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए राजनीतिक विज्ञान की स्थापना का अर्थ होगा ऐसी परिभाषाएं प्रस्तुत करना जिनके आधार पर कॉमनवेल्थ या फिर राज्य स्थापित किया जा सके और उसके लिए कुछ नियम बनाए जा सके। मानव प्रकृति का विश्लेषण, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉब्स के फिलोसफिकल सिद्धांत में। उस समय गैलीलियो की यांत्रिक से वो प्रभावित हो चुका था। उसने देखा कि संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या क्या यांत्रिक दृष्टिकोण से की जा सकती है। वास्तव में उसको लग रहा था कि पूरा का पूरा का प्राकृतिक जगत जो है ना वो वास्तव में यांत्रिक है। मानव प्रकृति पर, मानव के नेचर पर भी यही बात लागू होती है। हॉब्स ने इस विचार को प्रस्तुत किया कि मनुष्य जो है ना हमेशा सक्रिय रहने वाला प्राणी है। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य वास्तव में है क्या, इच्छाओं का समुच्चय ही तो है जो निरंतर गतिमान रहता है, और हमारी इच्छाएं तो हमेशा चलती रहती है। जो मनुष्य को अहमवादी मतलब इगोइस्ट, स्वयं अपने बारे में सोचने के लिए और अपनी जो तृष्णा है, जो भूख है, जो मतलब प्राप्ति की जो होड़ है वो उसका हमेशा दास बना होता है। हर चीज को अधिक से अधिक प्राप्त करने के दौड़ के कारण मनुष्य हमेशा गतिमान रहता है। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक जगत ही वास्तव में मूल तांत्रिक है। प्राकृतिक जगत कुछ है नहीं, बस एक तरह से मैकेनिकल है। तो नागरिक शासन की रचना जो है वो घड़ी के तुल्य जैसे यंत्र, जैसे घड़ियां हैं वो घड़ी के अपने अपने जो उसके ढेर सारे जो टूल्स होते हैं, ढेर सारे जो छोटे छोटे अंग होते हैं उसको मिलकर एक तो घड़ी बना है ना, उसी तरह राज्य भी व्यक्तियों का ही तो समुच्चय है। और राज्य के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों के लक्ष्य जो होते हैं उनको मिला दिया जाए, संपूर्ण गतिविधि को मिला दिया जाए तो एक नया सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड राज्य स्टेट। हॉब्स ने राज्य के विशाल आकार और अदम्य शक्ति का संकेत देने के लिए इसकी तुलना लेवाइथन मतलब एक कृति मनुष्य से किया है, और उसका किताब का नाम भी लेवाइथन है। अब इस प्रश्न का निरर्थक महत्व रह जाता है कि राज्य को भंग कर दिया जाए तो मनुष्य कैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, मनुष्य अपने प्रारंभिक स्थिति में अर्थात प्राकृतिक दशा में पहुंच जाएगा जहां पर क्या होता होगा, जहां ना तो मतलब एक तरह से एक ऐसी काल्पनिक स्थिति सोचिए जहां मनुष्य राज्य, जहां पर मनुष्य पर राज्य का कोई अंकुश ही नहीं है, जहां पर अपने मूल प्राकृतिक के अनुसार वो व्यवहार करता है। क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, लालची, निर्दयी, इसलिए प्राकृतिक दशा में क्या होगा, सारे मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहेंगे। उन पर किसी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण ही नहीं होगा, राज्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो प्राकृतिक दशा की स्वतंत्र या प्राकृतिक स्वतंत्रता केवल और केवल अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को धर दबोचना, लूट लेना, एक ऐसी आजादी है। ऐसे हालात में लड़ाई झगड़े छीना झपटी का बोलाबाला रहता है। प्रत्येक लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसके अनुसार वे दूसरों को धर दबोच लेते हैं, लूट लेते हैं। और कहा जाए तो एक जंगल राज की स्थिति में हर व्यक्ति दूसरे का शत्रु बना रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई की एक दशा है। मनुष्य को कोई मान मतलब एक तरह से मानवाधिकार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कोई किसी के प्रति नैतिक दायित्व का कोई यहाँ पर नैतिकता नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन
बहुत ही एकाकी है, क्षणभंगुर है। हर मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन जो है दूसरे के कारण खतराना से पीड़ित है, हमेशा वह खतरों से घिरा हुआ है। उसके सुख बिल्कुल नहीं है, वह दूसरों को पराधीन बनाने में अपनी श्रेष्ठता समझता है। तब ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी है? क्या आप प्राकृतिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करने के बाद ये समझ सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में मनुष्य जब जहाँ पर हमेशा उसको डर बना है कि उसका जीवन अब अगले क्षण में नष्ट हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर मनुष्य अगर तर्क और अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करे, तो वो क्या कर सकता है? तो सामाजिक अनुबंधन की संकल्पना इसी से निकल कर आती है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में, जहाँ की आप लोग जाने, विशेष रूप से 3 वस्तुओं का अभाव होता है, खास करके 3 चीज़ का। एक तो कला, दूसरी संस्कृति और तीसरा उनका नौ संचालन, मतलब एक तरह से नौका चलाना। ऐसी हालात में उत्तम जीवन कहाँ पर है? जहाँ पर कला ना हो, संस्कृति ना हो, जहाँ पर मतलब मनोरंजन का कोई हिस्सा ना हो, उत्तम जीवन ना हो। तो आप कैसे सोच सकते हैं एक बेहतर जीवन की कल्पना? कैसे कर सकते हैं? प्राकृतिक दशा में ये सब कुछ है ही नहीं। यहाँ किसी के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है। न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण की धारणा का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं बनता है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मतलब परम अधिकार रखता है। हर वस्तु लगता उसी का है, परंतु सामाजिक कानूनी मान्यता का अभाव में ये सारे के सारे जो अधिकार है वो निरर्थक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही बात लागू होती है, मत्स्य न्याय। बड़ा मछली छोटे मछली को निगल जाता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। एक ऐसी घोर अनिश्चितता की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य हमेशा कपकपाते रहता है, डरते रहता है, मृत्यु के भय से डरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जीवन की रक्षा की कामना, हर कोई चाहता है कि उसकी जीवन की रक्षा होती रहे, वो सुरक्षित रहे। तो ऐसी जीवन की रक्षा की कामना एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में सामने आती है कि हम लोग सुरक्षित रहे, जीवित रहना, जीना जीना, लिव। ओके, यही तो प्राकृतिक अधिकार के रूप में सामने आती है। और मनुष्य ने अपनी तर्क बुद्धि से उसे आत्मरक्षा का रास्ता दे, मतलब कहाँ से उसको दिमाग में आया कि आत्मरक्षा होना चाहिए? तो ये वास्तव में मनुष्य का तर्क बुद्धि तो है जो मनुष्य को इससे रास्ता दिखलाता है। तो तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने प्राकृतिक कानून की संज्ञा दे दी। हॉब्स के प्राकृतिक कानून की विशेषता यह है कि यह मनुष्य को केवल उनकी प्रकृति के आधार पर आपस में बांधता है। किसी दिव्य आदेश, मतलब भगवान से कोई आदेश आया है, ऐसा कोई कानून कानून उस पर विश्वास उसको नहीं है। हमें वास्तव में एकजुट इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य की सूझबूझ है, उसकी दूरदर्शिता का मतलब एक तरह से परिचय है। ना कि कोई भगवान या कोई गॉड गिफ्टेड या फिर कोई दैव शक्ति है जो ऐसा करने को हमको मजबूर कर रही है। जी नहीं। हॉब्स के दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन है करता है, जिसमें प्राकृतिक तत्वों को ध्यान में तो रखा गया है, लेकिन अलौकिक तत्वों पर उसने विचार नहीं किया है। ये अलौकिक जो मतलब जिस पर कुछ मतलब आपका हाथ ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, ऐसा उसने बिल्कुल इस ऐसे विचारों को उसने दरकिनार कर दिया है। उसने प्राकृतिक कानून के प्राकृतिक आधारों को ही अपने तर्क का आधार बनाया। प्राकृतिक कानून वास्तव में प्राकृतिक आधार ही है, और प्राकृतिक अधिकार तो मनुष्य का तर्क बुद्धि है। उसकी कोई अलौकिक व्याख्या है, मतलब उसने कोई भी अलौकिक व्याख्याएं स्वीकार नहीं की है। जब प्राकृतिक कानून मनुष्य को प्राकृतिक दशा के त्याग की प्रेरणा देता है, तब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां जुटाना जरूरी हो जाता है। जब प्राकृतिक कानून ही मनुष्य को प्राकृतिक दशा को त्याग देने की बोलता है कि तुम त्याग दो, प्राकृतिक दशा में तुम्हारा जीवन सुरक्षा नहीं है, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा हर पल तुमको डर रहेगा कि कोई मनुष्य तुम्हें मार ना दे। तुम्हारे न्याय, तुम्हारे लिए अन्याय, तुम्हारे लिए सत्य क्या, असत्य क्या, नैतिक क्या, अनैतिक क्या, ये ऐसी प्राकृतिक दशा में तुम रहकर क्या करोगे? इस प्राकृतिक दशा को छोड़ो और अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां जुटा लो। यदि सभी मनुष्य सब वस्तुओं पर अपनी जो असीम अधिकार की जो दावा करते हैं, अगर असीम अधिकार को छोड़कर अपने अधिकार अगर सीमित कर ले और आपस में समझौता कर ले और अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम अपने असीम अधिकार को क्यों छोड़ेंगे? अगर असीम अधिकार को छोड़ देंगे तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि यह व्यक्ति कल दिन अपने अधिकारों को मतलब प्राप्ति करने के लिए या फिर विवेकशील बना रहेगा? क्योंकि वास्तव में उसका कहना क्या है कि समझौतों को लागू करने के लिए जो आपने समझौता किया है कि हम अपने असीम अधिकार को छोड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसको लागू करने के लिए कोई शक्ति कहाँ पर है? और ऐसी शक्ति के अभाव में आपके जो वादे हैं वो खोखले हैं। तो इसी के संदर्भ में एक सबसे बड़ा कंसेप्ट निकलता है कॉमनवेल्थ।
यानी राज्य, और राज्य की निर्माण की जरूरत पैदा होती है, जिसमें एक ही इच्छा सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक ही इच्छा है और वही इच्छा जो सबकी इच्छाओं का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह तर्क संगत समझौते का उल्लंघन करने वालों को इसके पालन के लिए उसको विवश किया जाएगा कि आपको अपनी इच्छाओं को शांत कर दीजिए और आपका इच्छा वास्तव में सबकी इच्छा का ही एक तरह से कॉम्बिनेशन है। इस काम को संभालने वालों के लिए सबसे बड़ा कंसेप्ट निकल कर आता है प्रभु सत्ताधारी। प्रभु सत्ताधारी, तो हम इसे सामाजिक समझौता कर सकते हैं। अतः इस समझौते का जो यह रूप निकलकर सामने आता है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं अपना या स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इस मनुष्य समुदाय को मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपना अपना ये अधिकार छोड़ दो। प्रभु सत्ताधारी इस समझौते का भागीदार नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि वह इससे पहले मौजूद ही नहीं था, बल्कि वह इस समझौते का एक रिजल्ट है, परिणाम है। इसलिए प्रभु सत्ताधारी पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और आप एक बार समझौते के अंदर आ गए तो आप समझौते से बाहर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हॉब्स ने प्रभु सत्ता को सर्वोच्च और सर्वोपन्न और सर्वाधिकार बना दिया। प्रभु सत्ता को अपेक्षित अधिकार सर्वदा के लिए सौंप दिया गया, जिन्हें आप वापस तो मांग नहीं सकते हैं। इन्हें वापस मांगने का अर्थ क्या होगा कि आप वापस असभ्य समाज में चले जाइएगा, वही प्राकृतिक दशा में लौटाइएगा जहां पर आपकी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हर पल बस यही सताएगा कि मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, कुकर्मी है, हत्यारा है, जंगल राज की स्थिति है। तो क्या वापस आप राज्य को भंग करके, प्रभु सत्ता के अधिकारों को उल्लंघन करके वापस अपने प्राकृतिक दशा में जाना चाहते हैं? तो सोचिए हॉब्स ने किस प्रकार से मतलब सोचा। अब इसी के साथ में हम लोग एक कोटेशन पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है। गवर्नमेंट इज नेसेसरी नॉट बिकॉज मैन इज नेचुरली बैड, गवर्नमेंट इज नेसेसरी नॉट बिकॉज ऑफ मैन इज नेचुरली बैड, बट बिकॉज मैन इज बाय नेचर मोर इंडिविजुअलिस्टिक देन सोशल। मतलब सरकार इसलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से ही मतलब कहा जाए तो बुरा है, कुकर्मी है, पापी है, दुष्ट है, इसलिए नहीं, बल्कि मेन जो है ना वो प्राकृतिक में क्या है, वो उसका नेचर क्या है कि वो सामाजिक कम इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिवाद ज्यादा है, मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए सरकार की जरूरत होती है, क्योंकि लोग अपने अपने खिचड़ी पकाएंगे तो खिचड़ी का स्वाद तो फिर बेढंगा हो जाएगा ना। तो इस स्थिति में सरकार की भूमिका, सरकार वास्तव में एक अनावश्यक बुराई है। सरकार क्यों चाहिए? अगर मनुष्य अच्छे होते, सब कुछ अच्छा होता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से व्यक्तिवाद ज्यादा है, सामाजिक कम। अब हम लोग सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक तरह से ऐतिहासिक कल्पना है, ठीक है, ऐतिहासिक कल्पना है जो दार्शनिक शब्द को व्याख्या करता है। होता क्या है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, सरकार चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, जिस तरह से हम लोगों ने एक सर्वसत्तावाद का स्थापना कर दिया हॉब्स के विचार को पकड़कर, तो उसमें आपको दिख ही रहा है कि सर्वशक्तिशाली संपन्न सरकार बन रही है। तो उसकी उत्पत्ति तो जनसाधारण की इच्छा और जनसाधारण के हित के साधन के उद्देश्य से हुई है ना। अगर जनसाधारण की उत्पत्ति, उसकी इच्छा, उसके सोच, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि यह मनुष्य के मूल जो तर्क बुद्धि है उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। अनुभव करते हैं कि नागरिक समाज आत्मरक्षा और संतुष्ट, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि मनुष्य के जो दूरदर्शिता है उसका परिणाम है राज्य, और नागरिक समाज आत्मरक्षा और संतुष्ट जीवन चाहता है। अरस्तु के इस सिद्धांत का हॉब्स ने खंडन किया है कि मनुष्य जो है ना स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है,
जी नहीं, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हॉब्स का कहना है। मनुष्य को सामाजिक तो मानता है, वो सामाजिक मानता है, परंतु यह इसका दावा है कि राज्य जो है ना कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, ये कोई भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि यह तो मनुष्य की सोची समझी राजी एक तरह से मतलब सोची समझी विवेकपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसको स्थापित किया गया है। इसलिए राज्य कोई प्राकृतिक संस्था या अलौकिक संस्था नहीं है। राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ हम लोग एग्रीमेंट कर ले, सहमति भर दे, हामी भर दे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए दूसरा चीज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है शक्ति। अन्यथा लोगों के द्वारा समझौता जो होता है वो ताश के पत्ते की महल की तरह हवा मुड़ जाएगा। तो शक्ति की आवश्यकता पर उसने बल दिया है और उसने मान लिया है कि जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति के न्याय या शक्ति की नींव पर नहीं टिका है वो बस कोरे शब्द है। मतलब एक तरह से हवा में बनाया गया महल है जो टिक ही नहीं सकता है, जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने में केवल और केवल क्षण भंगुर सपना दिखा सकता है, सर्वथा असमर्थ है। समझौता अपने आप में सब कुछ नहीं है, शक्ति की अनिवार्यता है। तो समझौता प्लस शक्ति तभी बनती है राज्य। प्रभु सत्ता के कुछ लक्षण एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिडेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। प्राकृतिक अवस्था में जिंदगी जो है ना एकांत है, अकेला है, पुअर है, गरीब है, असभ्य है, गंदा है, छोटा है। तो शक्ति का जन्म या तो आप कह सकते हैं कि या कहना क्या चाहता है कि शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है। मतलब आपको बताना चाह रहा है कि शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके क्या क्या लाभदायक है, जन साधारण को कैसी शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। वह सत्ता कानून बनाती है, संपत्ति के नियम निर्धारित करती है, शुभ और अशुभ कानून, विधि सम्मत क्या है, विधि के विरुद्ध क्या है उसकी परिभाषा गढ़ती है, वही पुरस्कार देती है, दंड देती है, सशस्त्र सेनाओं पर उसने नियंत्रण रखती है, युद्ध और शांति का निर्णय करती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि प्रभु सत्ता का कंसेप्ट ओवरऑल पूरे विश्व में एक जैसा है। संक्षेप में प्रभु सत्ता के बिना राज्य की स्थिति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्रभु सत्ता के बारे में हॉब्स ने सबसे बेहतरीन बात यह बताई है कि कानून की परिभाषा उसकी नैतिक विषय वस्तु को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। ध्यान रहे, कानून की परिभाषा, प्रभु सत्ता की स्थापना कोई नैतिक विषय का काम नहीं है और उसको ध्यान में रखना भी नहीं चाहिए। केवल प्रभु सत्ताधारी का आदेश ही सब कुछ है। सकारात्मक कानून पर हो सकता है उसको सीमित, मतलब प्रभु सत्ताधारी को आप सकारात्मक कानून बनाकर उस पर आप उसको सीमित करने की कोशिश करें, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सकारात्मक कानून का मूल स्रोत स्वयं प्रभु सत्ताधारी की इच्छा ही तो है। प्राकृतिक कानून को भी इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वह प्रभु सत्ता को सीमित करने की कोशिश करे, क्योंकि प्राकृतिक कानून को सही अर्थ में कानून माना ही नहीं जा सकता है। प्रभु सत्ताधारी अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होता है। व्यक्ति केवल वहीं तक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है जहां तक प्रभु सत्ताधारी उसकी इजाज़त देता है। तो प्रभु सत्ताधारी, इस निष्कर्ष पर हम निकल सकते हैं या कह सकते हैं कि हॉब्स ने पूर्ण प्रभु सत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत करके उसने पूर्ण सत्तावाद का समर्थन कर दिया है, जो कि एक मतलब अपने आप में विवादित विषय है, जिसको फ्रांसीसी लेखक जोसेफ वायलाता कहते हैं कि उसको सर्व अधिकारवाद का पहला सिद्धांतकारी माना जा सकता है। बात ये नहीं है कि वो सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद के कल्पना करता है या ऐसा स्थिति को सोचता है। हॉब्स के अनुसार किसी मनुष्य को ऐसे किसी दायित्व से नहीं बांधा जा सकता है या नहीं बांधा, या मतलब उसको उसको उसमें उस घेरे में नहीं डाला जा सकता है जो उसके अपने किसी कृत्य से पैदा ही नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने विद्रोह या राज विद्रोह की अनुमति तो नहीं देता या फिर प्रभुसत्ता के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन वह व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा के अधिकारों को सर्वोपरि मानता है।
तो यहाँ पर प्रभु सत्ता से भी बढ़कर उसके आत्मरक्षा की बात कर रहा है वो। हॉब्स के शब्दों में, जब मेरे ऊपर बल का प्रयोग होगा और मैं अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग ना करूं, तो ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सदैव के लिए निरर्थक हो जाएगा। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। व्यक्ति की इच्छा से राज्य का निर्माण होता है और व्यक्ति की परस्पर सहमति के परिणाम स्वरूप प्रभु सत्ताधारी अस्तित्व में है। अतः वह केवल और केवल उन विषयों में प्रभु सत्ता का प्रयोग करेगा जिनका सरोकार व्यक्तियों की सुरक्षा, उसकी जीवन की रक्षा से है। वह व्यक्तियों के प्राकृतिक दशा की अराजकता को निकाल कर, अराजकता से उसको निकाल कर बेहतर सभ्य जीवन की ओर प्रेरित करता है, ताकि उनमें उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, बेहतर संस्कृति, कला, साहित्य इत्यादि को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे जो प्रयास है वो प्रभु सत्ताधारी को दिया जाए। और प्रभु सत्ताधारी को ऐसे कामों में चुनौती देने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। और इस क्षेत्र से बाहर व्यक्ति परस्पर लेन देन के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत विस्तृत क्षेत्र तो बच ही जाता है। अगर आप प्रभु सत्ताधारी के कार्यों को हस्तक्षेप ना करें तो भी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप राज्य का विचार से सहमत है, नहीं सहमत है, आप अपने विचार प्रकट कीजिए, स्वतंत्र है, आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। संक्षेप में, हॉब्स हॉब्स के राज्य में अपने आप में मतलब बहुत विकल्प देता है। इसलिए हॉब्स को व्यक्तिवादी, पूर्ण सत्तावादी कहना, मतलब दोनों में मिक्सचर का रोल है। तो वंस अगेन इन्होंने लेवाइथन लिखा। स्पष्ट इन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, क्रूअल है, ग्रीडी है, सेल्फिश है, और केवल एक पावरफुल गवर्नमेंट जो है इंश्योर करा सकता है एक बेहतर सोसाइटी की, जहाँ पर एक सभ्य जीवन जिया जा सकता है, और इसके लिए जरूरी है एब्सोल्यूट मोनार्की। उनके दृष्टिकोण में ये सारे विचार जो दौड़कर आ रहे हैं वो वास्तव में इंग्लिश सिविल वार के परिणाम थे। तो हॉब्स के विचारों को अध्ययन करने के बाद एक बात तो स्पष्ट निकल चुका है कि हॉब्स ने किस प्रकार से सबसे पहले उसने मनुष्य के चरित्र, उनके समाज की कल्पना की। हॉब्स पर किस प्रकार से इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध का विचार उनके लेखन शैली में दिखता है। उनके विचारों के दृष्टिकोण से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो एक असभ्य, एक दुष्ट समाज, जहाँ मनुष्य का दुश्मन है, जंगली है, मत्स्य न्याय वाली स्थिति है, माइट इज राइट की स्थिति है, वैसे स्थिति में एक पूर्ण सत्तावाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर कोई पावरफुल मोनार्की सिस्टम नहीं डेवलप होगा तो राज्य की अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि असभ्य स्थिति में सभ्य स्थिति की ओर लौटने के लिए ऐसी कंडीशन रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, उसने किस प्रकार से प्रभु सत्ताधारी को मजबूत बनाया, उसके लिए क्या क्या कंडीशन बनाए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्यों हुआ, मनुष्य ने आपस में अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके किस प्रकार से राज्य की स्थापना की। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करने के बावजूद भी हॉब्स ने मनुष्य की आत्मरक्षा की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखकर आत्मरक्षा के सिद्धांत को भी समझा और प्रभु सत्ताधारी को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनने से रोका। तो हॉब्स के विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, हॉब्स के विचार को आप कहाँ तक सही मानते हैं, किस प्रकार से आज इसका इस्तेमाल जो है, जो विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं घटित होती है, चाहे वो राष्ट्रद्रोह हो या क्षेत्रवाद हो, अलगाववाद हो, या फिर कह सकते हैं कि दुश्मन देश के साथ किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते समय किस प्रकार के व्यवहार होने चाहिए, एक शत्रु देश और एक मित्र देश के साथ जो व्यवहार है उनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, और ओवरऑल अनियंत्रित समाज को व्यवस्थित करने के लिए हॉब्स के विचार कहाँ तक ठीक बैठते हैं, किन किन परिस्थितियों में हॉब्स के जो ये विचार हैं, खास करके प्रभु सत्ता के रिस्पेक्ट में, मतलब काफ़ी हद तक एब्सोल्यूटलिज्म या फिर सर्वाधिकारवाद या पूर्ण सत्तावाद का जो समर्थन इन्होंने कर दिया है, और मनुष्य को इसने जिस तरह से परिभाषित की है, मनुष्य का, समाज का या प्राकृतिक दशा का जिस तरह से इन्होंने चित्रण किया है, वास्तव में एक गिर स्थिति की मनोदशा को स्पष्ट करता है।
और इसके जस्ट अपोजिट जब आप लॉक के विचारों का अध्ययन कीजिएगा तो लॉक मनुष्य को सभ्य और विवेकशील प्राणी मानता है, लेकिन विवेकशील प्राणी होने के बावजूद भी उसने भी राज्य की या उसने भी कहीं ना कहीं समझौते के सिद्धांत को सही माना, सही ठहराया। राज्य की भूमिका, उसके बाद कानून की भूमिका, शक्ति की भूमिका, ओवरऑल कहे तो प्रभुसत्ता की भूमिका कितनी अनिवार्य है आज के प्रशासनिक रोल में, आज के समकालीन स्थिति में। थिंक अबाउट दैट। वॉचिंग दिस वीडियो once again I would like to say thank you.